हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो इसमें अपन ने लास्ट में जो लेक्चर में लिया था वो अपन ने लिया था डिफरेंसेस ले लिए थे और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन क्या होता है वो समझाया था और अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहने वाला है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का वो समझा था, जिसमें भी अपने लास्ट लिया था रियलाइजेशन अकाउंट। तो गाइस रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में अपन ने समझ लिया था कि रियलाइजेशन अकाउंट होता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के टाइम पे बनाया जाएगा। द असेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड, इसमें क्या होता है फर्म की जितनी भी असेट्स होती है उसको सोल्ड किया जाता है और उससे लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। और दिस पर्पस वन स्पेसिफिक अकाउंट इज ओपन करते हैं, इसी को हम रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। दिस अकाउंट इज अ नॉमिनल नेचर, ये अपन ने लास्ट लेक्चर बता दिया था। द पर्पस ऑफ ओपनिंग दिस अकाउंट इज टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजिंग सेल प्रोसीड ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इस अकाउंट को ओपन करने का एकमात्र कारण ये भी है कि अपन को जो भी रियलाइज होती है असेट्स की वैल्यू और उससे अपन लायबिलिटीज का जो पेमेंट करते हैं उससे हमें प्रॉफिट लॉस जो होता है वो फाइंड आउट किया जाता है। और अपन ने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये समझाई थी कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या नहीं जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। एक तो बैलेंस ऑफ कैश और बैंक का नहीं जाएगा, पार्टनर्स का लोन अकाउंट नहीं जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लसेस नहीं जाएंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं जाएगा, करंट अकाउंट नहीं जाएगा। आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने भी क्लियर कर दिया था कि ये सारी की सारी चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगी। अब गाइस बात करते हैं स्पेसिमेन ऑफ रियलाइजेशन अब अकाउंट। अब बात करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट होता कैसे। जैसे अपन ने रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाते थे, सेम रियलाइजेशन का अकाउंट बनेगा। पर्टिकुलर अमाउंट इसको अपन बनाएंगे। इसमें अपन ने क्या करा, सारी की सारी असेट्स को ट्रांसफर कर दिया है बुक वैल्यू पर। अब गाइस जब अपन रियलाइजेशन में कोई असेट ट्रांसफर करेंगे तो असेट्स का बैलेंस होता है डीआर, तो अपन जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो सीआर करेंगे और एंट्री पोस्ट हो जाएगी इसके अंदर कि रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी। तो रियलाइजेशन के अकाउंट में टू असेट्स अपन ने ये लिख दिया, जिसमें बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, अदर असेट्स कोई भी होगी तो वो भी आएगी। तो ये एंट्री हुई रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू असेट्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद फिर अपन लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटीज का बैलेंस होता है सीआर, जब ट्रांसफर करेंगे तो डीआर करेंगे। एंट्री पोस्ट हो जाएगी आपकी यहाँ पे कि लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है गाइस, ये एंट्री पोस्ट हो जाएगी लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। क्योंकि अपन को एक चीज याद रखनी है, असेट्स का बैलेंस डीआर होता है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो सीआर हो जाएगा। लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, सीआर, और जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो डीआर हो जाएगा। तो एंट्री पोस्ट हो जाएगी। तो असेट्स को ट्रांसफर करने की रियलाइजेशन टू असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप कि गाइस ये दोनों एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यही सेम एंट्री अपन अभी पढ़ेंगे। उसके बाद जब अपन कोई भी पेमेंट कराएंगे, यानी कि लायबिलिटीज का या अपन को असेट्स की वैल्यू का पैसा मिलेगा, असेट्स को बेचने से जो पैसा आएगा, तो उसकी क्या एंट्री अपन करेंगे उसको भी एक बार देख लेते हैं। अब सारा का सारा काम गाइस रियलाइजेशन के थ्रू होगा। अब असेट्स और लायबिलिटीज का यहां पे अपन कोई जिक्र नहीं करेंगे। अब जैसे असेट्स बेचेंगे, सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो एंट्री पोस्ट हो जाएगी यहां पे बैंक या कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी असेट्स को बेचने की, यानी बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जब बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन है तो रियलाइजेशन के अकाउंट में बाई बैंक, यानी कि ये आ गए बाई बैंक रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ असेट्स। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। यानी कि अपन को अब सारा का सारा काम रियलाइजेशन के थ्रू करना, क्योंकि अपन ने असेट ट्रांसफर कर दी है, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी है। अब जब अपन कोई असेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ऐसे ही सेम करेंगे लायबिलिटीज के लिए। जब अपन लायबिलिटीज का पेमेंट कराएंगे तो लायबिलिटीज का पर्टिकुलर नाम नहीं आएगा, नाम आएगा रियलाइजेशन का। तो एंट्री पोस्ट होगी यहां पे कि रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी रियलाइजेशन को, क्योंकि पैसा जाएगा जब लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो कैश और बैंक सीआर होगा, और जब पैसा आता है तो डीआर करते हो। तो ये लायबिलिटीज का पेमेंट करा है रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश, तो रियलाइजेशन के अकाउंट में यहां पे ये लिख दिया है टू कैश लिख रहा है। क्रेडिटर बीपी एंड अदर लायबिलिटीज पेमेंट करते तो यहां पे लिख दिया टू बैंक। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इस बात करते हैं दूसरी चीज की कि अगर मान के चलते रियलाइजेशन के टाइम पे अगर कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो एंट्री पोस्ट होती है रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसकी एंट्री पोस्ट होती है रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, क्योंकि रियलाइजेशन के लिए खर्चा हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री पोस्ट अपन करने वाले हैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक। उसके बाद एक दो चीज और रहेंगी इसके अंदर, जैसे कि कोई पार्टनर अगर असेट्स लेता है या कोई पार्टनर लायबिलिटी लेता है, तो एक बात गाइस आपको याद रखना है, जब कोई पार्टनर असेट्स लेता है तो असेट लेने से पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होती है, और जब कोई पार्टनर लायबिलिटी लेता है तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है। लायबिलिटी लेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी और असेट्स लेगा तो डिक्रीज होगी। अब गाइस अपने को एक बात समझने की बात है यहाँ पे कि जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो होता है सीआर। जब कोई बंदा असेट्स लेगा या कोई पार्टनर असेट्स लेगा तो उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी, तो एंट्री पोस्ट हो जाएगी यहां पे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट भी लिख सकते हैं अगर फिक्स से मेंटेन हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर
टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पे देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ, ये रहा असेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, ठीक है। और जब कोई लायबिलिटीज लेगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो कैपिटल का बैलेंस होता है सीआर, तो और सीआर करेंगे, एंट्री पोस्ट होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जीरा। तो अब यहां पे अपन देखेंगे तो रियलाइजेशन के अकाउंट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये लिख रहा है अपने पास, लायबिलिटीज टेकन ओवर, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस टाइप से अपन पूरा अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे और फिर उससे प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेंगे और जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। अब इसके अपन एंट्री भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एंट्री आपको समझा दी है, अभी एंट्री के बारे में ही बात करने वाले हैं। लिखा हुआ है अकाउंटिंग एंट्रीज रिगार्डिंग डिसोल्यूशन, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे वैसे अपन एंट्री करेंगे। यहाँ पे लिख रहा है ट्रांसफर ऑफ असेट, जब असेट्स को ट्रांसफर करा जाता है किस किस को छोड़ के, कैश एंड बैंक बैलेंस, जो कि अपन ने पढ़ लिया है कि क्या क्या चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री असेट्स, क्योंकि असेट्स का बैलेंस होता है डीआर, जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री असेट्स। आई होप कि गाइस ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपन लायबिलिटीज इसी टाइप से ट्रांसफर करने वाले हैं, जिसमें कि अपन को पता है कि पढ़ लिया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा, जनरल रिजर्व नहीं जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं जाएगा, रिजर्व फंड नहीं जाएगा और लोन अकाउंट नहीं जाएंगे, किसके, पार्टनर के, ठीक है गाइस। तो एंट्री पोस्ट होगी सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस होता है सीआर, तो ट्रांसफर हो जाएगी तो डीआर हो जाएगा, तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। आई होप कि गाइस ये बात समझ में आई होगी। तब अपन असेट्स को सोल्ड करेंगे, तो अपन ने बता दिया था कि असेट सोल्ड करेंगे और लायबिलिटीज का पेमेंट कराएंगे, तो ये रियलाइजेशन के थ्रू होगा। अगर असेट्स बेचने से पैसा आएगा तो एंट्री पोस्ट होगी कैश या बैंक टू रियलाइजेशन, तो अपन ये एंट्री पोस्ट कर दी है कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है गाइस। यहां पे लिखा हुआ है व्हेन असेट्स आर सोल्ड, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है व्हेन असेट्स इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो अपन ने बताया था कि जब कोई पार्टनर असेट्स टेकन करता है, लेता है, तो उसकी कैपिटल डाउन होती है, तो उसकी कैपिटल का बैलेंस डीआर हो जाता है। तो लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप कि गाइस ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन लायबिलिटीज ट्रांसफर आर पेड ऑफ, तो लायबिलिटीज ट्रांसफर होती है रियलाइजेशन में, तो अपने को पता है कि लायबिलिटीज का बैलेंस सीआर होता है, जब ट्रांसफर करेंगे तो डीआर हो जाएगा, एंट्री पोस्ट हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद लिखा व्हेन सम ऑफ द लायबिलिटीज इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, तो मैंने अभी आपको ये भी बता दिया था कि जब कोई पार्टनर लायबिलिटी टेकन करता है या लेता है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है, कैपिटल का बैलेंस सीआर होता है, तो उसको और सीआर करेंगे, एंट्री पोस्ट हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ, जब रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पेड होते हैं, तो अभी अपन ने एंट्री समझाई थी कि रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट होगा, तो जो कि ये एंट्री अपन ने यहां पे कर दी है रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक, ठीक है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ। उसके बाद बात करते हैं व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस, अगर रियलाइजेशन का प्रॉफिट यानी क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है तो प्रॉफिट है और डेबिट बैलेंस शो हो रहा तो लॉस है। जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो इसका मतलब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो कैपिटल का बैलेंस और सीआर करेंगे, एंट्री पोस्ट होगी गाइस रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी, तो उसका बैलेंस करेंगे अपन डीआर, तो एंट्री पोस्ट हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पर लिख दिया डेबिट बैलेंस और यहां पर लिख दिया क्रेडिट बैलेंस। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट के बारे में। अब इंपॉर्टेंट नोट क्या है, जैसे कि मान के चलते कोई अनरिकॉर्ड असेट्स है, ठीक है, जो रिकॉर्ड नहीं थी बुक्स में और उसको अपन ने बेचा यानी रियलाइज करी उससे कोई वैल्यू, तो एंट्री पोस्ट होती है बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्ड असेट्स होती है जो कि बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है और उसको बेचने से अगर कोई पैसा आता है तो एंट्री पोस्ट हो जाती है बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप कि गाइस ये भी समझ में आई होगी आपको। और उसके बाद जब कोई अनरिकॉर्ड लायबिलिटी होती है, यानी कि जो लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और अगर उसका हमारे को पेमेंट करना पड़ता है, तो एंट्री पोस्ट होती है रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। तो गाइस ये दो एंट्री इंपॉर्टेंट नोट में लिख दिया था कि अनरिकॉर्ड असेट्स एंड अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, यानी कोई भी रिकॉर्ड जो कि कोई असेट थी जो कि रिकॉर्ड नहीं थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको बेचने से अगर कोई पैसा आया है, सेल करने से कोई पैसा आया है, तो एंट्री पोस्ट होती है बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अनरिकॉर्ड लायबिलिटी थी जो कि लायबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी और उसका पेमेंट करना पड़ता है, तो एंट्री पोस्ट होती है रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन डिसोल्यूशन। गुडविल को अपन ने अच्छे से समझा था, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे भी समझेंगे कि गुडविल क्या क्या इसका ट्रीटमेंट रहने वाला है। तो गाइस पहला पॉइंट लिखा हुआ है इफ गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट इट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एज अदर असेट्स आर ट्रांसफर्ड। इन्होंने बोला है कि अगर गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, जैसे कि आपने अदर असेट ट्रांसफर करी थी, सेम गुडविल का बैलेंस डीआर होता है, जब ट्रांसफर करेंगे तो सीआर हो जाएगा, एंट्री पोस्ट हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, ठीक है गाइस। पॉइंट नंबर सेकंड लिखा हुआ है
इफ गुडविल इज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट इट इज नॉट टू बी वैल्यूड। अगर बैलेंस शीट में नहीं है तो उसको वैल्यूड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, उसका कुछ भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। थर्ड है इफ सम अमाउंट इज रियलाइज फ्रॉम गुडविल डेबिट कैश एंड बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट रियलाइजेशन। अगर मान के चलते गुडविल को बेचने से कोई रियलाइज करने कोई पैसा आता है, रियलाइज होती है उसकी वैल्यू गुडविल को सेल करने से, तो पैसा आएगा तो एंट्री पोस्ट हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी ये लिख रखा है अपन ने यहाँ पे डेबिट कर देंगे कैश या बैंक को और रियलाइजेशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट अगर गुडविल से कोई भी पैसा रियलाइज्ड होगा, ठीक है। उसके बाद अपन फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। गुडविल इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर देन कैपिटल अकाउंट ऑफ सेट पार्टनर विल बी डेबिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको भी बात बताई थी कि अगर कोई पार्टनर असेट्स लेगा तो उसकी कैपिटल को अपन डिक्रीज करेंगे यानी डीआर करेंगे, तो सेम यहाँ पे गुडविल असेट्स होती है उसका बैलेंस डीआर होता है, तो अगर कोई पार्टनर लेगा तो पार्टनर की कैपिटल को डीआर किया जाएगा, तो लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ सेट पार्टनर विल बी डेबिटेड यानी पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री पोस्ट हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद गाइस फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग इट्स रियलाइजेशन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज ट्रीटेड एज जीरो। अगर क्वेश्चन में रियलाइजेशन की वैल्यू के बारे में कोई भी चीज नहीं दे रखी है गुडविल में, यानी कि जो बैलेंस शीट के अंदर शो कर रखी थी अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करी, लेकिन उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो अपन इसको ट्रीट करेंगे जीरो की तरह, इसकी वैल्यू क्या है जीरो, ठीक है गाइस। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे, आयोग की बात समझ में आई होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो है वो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट, मतलब एक्सटर्नल डेप्ट के बारे में क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है, ठीक है, तो इट इज लिखा हुआ इट मस्ट बी एज्यूम दैट दे आर पेड इन फुल। इसका मतलब है कि अगर लायबिलिटीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो अपन को लायबिलिटी का पेमेंट फुल करना पड़ेगा, लेकिन असेट्स के बारे में अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो असेट्स की वैल्यू को हम ट्रीट करेंगे जीरो की तरह। तो गाइस दोनों में डिफरेंस है, लायबिलिटीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, तो अपन को लायबिलिटी का पेमेंट फुल कराना है, लेकिन अगर असेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपन उस असेट्स की वैल्यू को जीरो मानेंगे, यानी कि उसकी जो रियलाइज्ड वैल्यू है वो जीरो मानी जाएगी। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइस ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ डिसोल्यूशन और अपन ने आज रियलाइजेशन अकाउंट्स को समझा, उसकी एंट्रीज को समझा। तो गाइस ये इसका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है गाइस। अब इसका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले, तब तक आप इसका एक बार रिवीजन कर लें। कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।